कुछ लोगों को यह पीड़ादायक लगता था तो कुछ लोगों को आनंददायक। बस इसी से तो आबाद है ये शहर, सोचता हुआ मैं कमाल को देख रहा था, जो इतनी भीड़ में भी न जाने किस तरह बच बचाकर सफ़ेद सिल्क का कुर्ता और पाजामा पहने हुए था। चेहरे से भी फुर्सत और ताजगी टपक रही थी। शायद राजाध्यक्ष साहब के बाहर जाने के कारण वह भी फुर्सत में रहा होगा। इसी से ऑटो रिक्शा मिलते ही हम लपक कर उसमें चढ़ लिए और वर्सोवा की ओर चल दिए। कमाल के हाथों में सुनहरी मछली नुमा छल्ले में एक चाबी थी, जिसे रह रहकर वह घुमा रहा था। मैं सोच रहा था शायद कार की चाबी होगी जो राजाध्यक्ष साहब छोड़ गए होंगे, पर जब मैंने कमाल से पूछा तो उसने मेरे प्रश्न का उत्तर प्रश्न ही से दिया। बोला, यदि राजाध्यक्ष साहब कार छोड़कर जाते तो तुम्हें लेने मैं कार लेकर ही न आता। चाबी वास्तव में एक फ्लैट की थी जिस पर हम लोग जा रहे थे। वर्सोवा के समुद्र तट के किनारे थोड़ा एकांत में शांग्रीला अपार्टमेंट इमारत में दूसरी मंजिल पर एक फ्लैट था जहां हम लोग आए थे। ये वही फ्लैट था जो कुछ समय पहले राजाध्यक्ष साहब ने अपने दामाद और बेटी के लिए खरीदा था, मगर वे लोग अभी उसमें रहने के लिए नहीं आए थे। उसमें अभी रंग रोगन और मरम्मत का कुछ काम भी बाकी था। इस जगह का इस्तेमाल भी फिलहाल राजाध्यक्ष साहब ही किया करते थे। घर में घुसते ही कमाल ने मेरे हाथ में दोपहर को राजाध्यक्ष साहब की डाक में आया वह पत्र पकड़ा दिया और स्वयं बीड़ियों पर डेपी फिल्म लगाकर बाहर चला गया। मैंने लिफाफे में से कागज़ बाहर निकालकर देखा तो उसमें कुछ फोटोग्राफ थे और साथ में एक कागज़ में टाइप किया हुआ एक पत्र था। मैंने फ़ोटो एक ओर रख दिए और पहले पत्र को जल्दी पढ़ गया। पत्र अंग्रेजी में लिखा गया था। पत्र मेरे लिए नहीं, राजाध्यक्ष साहब के लिए ही था। सभी फ़ोटो शाबान के थे। 4 फ़ोटो रंगीन थे और 2 काले सफ़ेद थे। एक फ़ोटो स्वयं मेरा खींचा हुआ था। सभी चित्र बहुत सुंदर थे और शाबान का बिल्कुल नज़दीक से खींचा गया क्लोज-अप तो बेहद प्रभावशाली था। मैं बहुत देर तक उसे देखता रहा। उसकी आँखों में 2 सुनहरी मछलियाँ थीं जिन्हें मैंने कभी बर्फ़ की सिल्लियों के बीच दबे हुए देखा था। इस समय बर्फ़ कहीं नहीं थी, सारे चेहरे पर पानी ही पानी बह रहा था, बल्कि गालों और होठों को नज़दीक तो पानी बेहद साफ और गुनगुना था। मछलियाँ इटलाती हुई तैर रही थी। पत्र में शाबान का सारा विवरण व पता था। लेटर हेड पर खूबसूरत अक्षरों में उसका नाम शाबान खान लिखा हुआ था। मैं चकित होकर पत्र व चित्रों को उलटते पलटने लगा। तभी दरवाज़ा खोलकर कमाल दाखिल हुआ। वह मेरी ओर देखकर चित्रों पर मेरी प्रतिक्रिया पढ़ने की कोशिश करने लगा, मगर वह बोला कुछ नहीं। हाथ में पकड़े हुए सामान को लेकर सीधा भीतर चला गया। कमाल थोड़ी ही देर में 2 गिलास लेकर उनका पानी झाड़ता हुआ वापस आया और बोला, क्या तुम्हें जानकारी थी कि राजाध्यक्ष साहब के विज्ञापन पर तुम्हारा दोस्त भी आवेदन भेज रहा है? शाबान से मेरे साथ सिर्फ एक बार मिल चुका था कमाल, पर उसके बारे में हमारी बातचीत कई बार हुई थी और मैं देखता था कि कमाल कभी भी शाबान का नाम नहीं लेता था, बल्कि हमेशा
वह उसे तुम्हारा दोस्त ही कहकर पुकारता था। कमाल एक बहुत अच्छी शराब लाया था। जेब से निकालकर उसमें फ्लैट की चाबी और सिगरेट का पैकेट सामने मेज पर डाला और गिलास उठा लिया। कमाल, मुझे आज और दिनों से कुछ ज़्यादा गहरा लग रहा था। इंसान गहरा कैसे होता है? इंसान की गहराई कैसे मापते हैं? और सबसे बड़ी बात यह कि इंसान गहरा क्यों हो जाता है? उथला होना तो बड़ा आसान होता है, फिर इंसान कठिन चीज़ हाथ में क्यों ले लेता है? इन सब बातों का जवाब यही है कि इंसान हाथ में कुछ नहीं लेता। कोई अनदेखा हाथ ही इंसान को हाथ में लिए रहता है। इसलिए अपनी गहराई पर इंसान का कोई अख्तियार भी नहीं रहता। इंसान इस हाथ को देख पाए तो पकड़ कर मरोड़ भी दे और ज़रूरत हो तो पुचकार कर चूम भी ले, और ऐसा होता कहाँ है? आँखों की भी तो सीमा है। आज न जाने क्या बात थी। कमाल बहुत पी रहा था। 2 पैक के बाद वह मुझसे आगे निकल गया। मेरे तीसरे पैक के साथ उसने 3 बार गिलास खाली किया। मुझे कुछ अजीब सा लगा। कमाल के साथ रहते हुए मैं महसूस करता था कि हम धूप में चल रहे हैं, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे हम किसी धुन से गुजर रहे हैं। मुझे कमाल कुछ व्यतिथ सा भी लगा। ये सही है कि कमाल को ज़िंदगी के बहुत से अनुभव हो चुके थे। वह अरसे से राजाध्यक्ष साहब के साथ भी काम कर चुका था, लेकिन उम्र उसकी कोई ज़्यादा नहीं थी। उसके चेहरे पर एक भोलापन था ही जो कभी कभी बहुत मासूम बना देता था उसे। आज यह मासूमियत मुझे और भी दयनीय सी लग रही थी। मैं थोड़ी ही देर में महसूस करने लगा कि आज की शाम सिर्फ समय काटने के उद्देश्य से मैं और कमाल यहाँ नहीं आ बैठे हैं, बल्कि कमाल का कोई सोचा समझा प्रयोजन है जो उजागर होने वाला है। इसी आलम में कमाल खोता जा रहा था, यहाँ तक कि बोतल आधी से अधिक खाली हो जाने के बाद अब उसकी आँखें भी सुर्ख होने लगी थी। वह सोफे से उतरकर ज़मीन पर बैठ गया था और उसके दोनों पैर फैले हुए थे। वह सोफे के सहारे टेक लेकर अधलेटा सा हो रहा था और उसकी आंखें पल पल रंग बदलती जा रही थी। मैं अपना गिलास खाली कर चुका था और जब कमान से उसे दोबारा भरना चाहा तो आग्रह पूर्वक मैंने उसे रोक दिया। वह रुक तो गया, पर मुझे लगा कि वह जैसे अकेला होता जा रहा है। मैंने उसे दोबारा थामने की गरज से गिलास में एक पैक और डाल दिया। थोड़ा पानी मिलाकर मैंने कमाल के गिलास में पड़ी बर्फ का टुकड़ा अंगुली से निकाला और अपने गिलास में डाल लिया। कमाल एकटक मेरी ओर देखता रहा। मैंने साथ की प्लेट से थोड़ी सी बर्फ उठाकर उसके गिलास में डाल दी। मुझे लगा जैसे जिस पगडंडी पर मैं और कमाल चढ़ते जा रहे हैं, वह बीच में से चिरकर 2 फाड़ होते होते बच गई। हम फिर एक दूसरे के पैरों पर पैर रखे हुए चढ़ने लगे। राजाध्यक्ष साहब के स्क्रीन वाले विज्ञापन की रेस्पॉन्स कैसी रही? मैंने सहसा कमाल से पूछा। इस प्रश्न के जवाब में कमाल ने एक बार गहरी नज़र से मुझे देखा और फिर धीरे से उठकर खड़ा हो गया। उसने एक अलमारी खोली और एक काला सा फोल्डर निकालकर मेरे सामने धीरे से सरका दिया।
मैंने कबाब का एक टुकड़ा मुंह में डालकर अपना हाथ पास में रखे एक रुमाल पर रगड़ा और फोल्डर को खोलकर देखने लगा। फोल्डर में लगभग 300 तरह तरह के फोटो थे। कुछ सादे थे और ज़्यादातर रंगीन। ये सब देश भर से आए हुए 16-17 से लेकर 20 साल तक के नौजवानों के अलग अलग शैलियों में अलग अलग कोणों से खींचे हुए फोटोग्राफ्स थे। कई लोगों के 4-4, 5-5 फोटो भी थे। फोल्डर के दूसरे हिस्से में एक क्लिप में लगे हुए लगभग 17 पत्र थे जो करीने से लगाकर रखे हुए थे। एक हाथ में लिखे हुए थे। कुछ टाइप किए हुए फोल्डर किसी गहरे पानी की झील की दिखाई दे रहा था जिसमें ढेर सारी रंग बिरंगी मछलियां तैर रहे हो। हर मछली की आंखों पर उम्मीद के माणिक जड़े हुए थे। अलग अलग किस्म के पहनावे, अलग अलग रंगों के, कोई कपड़ों से ढका छिपा तो कोई अनावृत देह में अपने देह सौबत का प्रदर्शन करता हुआ। कुछ लड़कों के फोटो लड़कियों के साथ थे। एक चित्र में तो एक 20 से 21 साल का लड़का 18 साल की युवती को बाहों में इस तरह कसे खड़ा था मानो किसी फिल्म का प्रेम दृश्य ही हो। सरसरी तौर पर कुछ फोटो पलटकर मैंने हाथ में पत्रों वाला क्लिप ले लिया और एक के बाद एक पन्ने पलटने लगा। कमाल का ध्यान अब मेरी ओर नहीं था। वह उसी तरह से जमीन पर अनलेटे अंदाज में आंखें बंद किए पड़ा हुआ था। उसके समीप आधा भरा हुआ गिलास रखा हुआ था, लेकिन मेरे फोल्डर बंद करते ही उसने आंखें खोली और झटके से उठ खड़ा हुआ। उसने फोल्डर मेरे हाथ से लिया और उससे यथास्थान रखकर अलमारी को बंद कर दिया। मैं एक बारगी उड़कर भीतर की ओर बने बाथरूम में गया और मुंह धोने लगा, लेकिन जब पलटकर नैपकिन से हाथ मुंह पोंछता हुआ वापस आया तब तक कमाल एक बार फिर अपना गिलास पूरा भर चुका था। अब बोतल भी खाली हो चुकी थी और उसमें बोतल में बची हुई आखिरी कुछ बूंद मेरे गिलास में डाल दी थी। मैंने लगभग गिरते हुए उसे ऐसा करने से रोका, मगर मैंने बैठते बैठते वह आधा सा गिलास पानी मेरे गिलास में फिर डाल चुका था। मुझे ना चाहते हुए भी गिलास हाथ में फिर लेना पड़ा। रात के 11 बज चुके थे, मगर कमाल उठने के मूड में नहीं था। मैंने घड़ी देखते हुए उससे झटपट उठने के लिए कहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि कमाल पर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह जमीन पर अब पूरी तरह लेट गया था। उसके पैर फैले हुए थे और सिल्क का सफ़ेद कुर्ता पैजामा अपनी सिलवटों से बेपरवाह हो चुका था। मैंने सोचा कि कमाल ने आज शराब ज़्यादा पी ली है और वह अब उठ नहीं पाएगा। इस सोच से मुझे असुविधा से अधिक खीज सी हुई, क्योंकि मैं अपनी किसी भी बैठक को इस तरह ख़त्म करने का आदी नहीं था कि मेज़बान बेहोश होकर कमरे के बीचों बीच चित लेट जाए और मेहमान अपने जाने का बंदोबस्त देखे। लेकिन मेरे और कमाल के बीच मेहमान मेज़बान जैसी कोई बात नहीं थी। मैं कमाल के ऊपर झुका और उसे पीठ की ओर से सहारा देकर उठाने लगा। मैंने थोड़ा जोर लगाकर उसे उठाया तो वह उनिधा सा उठकर बैठ गया, मगर फिर झटके से खुद ही खड़ा हो गया। मुझे चौंका दिया उसने, लेकिन तत्काल ही उसे न जाने
क्या हुआ कि उसने मेरे सामने आकर मेरे दोनों कंधे पर हाथ रख दिया और भोलेपन से मेरी ओर देखता हुआ बोला, मैं जिस बात के लिए तुम्हें यहाँ लाया था वह अभी नहीं हुई। कहते हुए उसने फिर पलकें मूंद ली और अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। उसकी सांसों का गर्म भभका मेरे गले पर पड़ा। मैंने उससे उठाते हुए कहा, अभी स्टेशन तक तो साथ में चलेंगे, रास्ते में बात हो जाएगी। नहीं, आज तुम यहीं रुक जाओ, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा, कमाल कभी मुझे आप कहकर संबोधित करता था और कभी तुम कहकर। राजाध्यक्ष साहब के सामने वह मुझे आप ही कहकर बुलाता था। मैं उलझन में पड़ गया। मैंने कहा, तुम आज रात क्या यही ठहरने वाले हो? फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? मुझे तो घर जाना पड़ेगा। चलो तुम भी चलते हैं। कमाल कुछ नहीं बोला। कुछ ठहर कर धीरे से बोला, मैं भी यहाँ नहीं रुकूंगा, मलाड ही जाऊंगा। यदि आप रुकते हैं तो हम दोनों ही ठहर जाएंगे, पर अकेला तो मैं यहाँ नहीं सोऊंगा। हम दोनों ही फ्लैट में ताला लगाकर बाहर निकल लिए। बाहर अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। रात भी बड़ी सुहानी सी थी। हम बस के लिए ठहरे नहीं, सड़क पर ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते चलने लगे। रात के 12 बजते बजते मुंबई अब शाम समेटने की तैयारी में थी। सड़कों पर इंसानों की भीड़ कम होने लगी थी। वाहनों का आना जाना बदस्तूर जारी था। बसें अब भी उसी तरह भरी हुई इधर उधर घूम रही थी। दुकानें बंद हो चुकी थी। दुकानों के बाहर फुटपाथों पर छतरियों के भांति घर खुलने लगे थे। सड़कों पर यहाँ वहाँ लट्टों पर हांडियाँ चढ़ी हुई थी और बच्चे आग के गोले के इर्द गिर्द स्थित बैठने लगे थे। उनकी आंखों के फैलाव अब थमने लगे थे, क्योंकि मन सहन में रखी इतिहास की किताब में आज का दिन उस दिन के रूप में कर्ज हो चुका था जब माँ बाप भाई बहन लौट चुके थे और चूल्हा जल रहा था। बस यही बात मुंबई का दिन कामयाब घोषित करती थी। सड़क के एक ओर जहाँ झाड़ियों से सटा हुआ खाली मैदान पड़ा था, हाथ में पानी के डिब्बे और बोतलें लिए लोग यहाँ वहाँ आते जाते देखे जा सकते थे। लैंप पोस्ट के उजालों में मर्दों और बीच के अंधेरे में औरतों के आमदजाद अनावर्त जिसमें देखे जा सकते थे और इधर उधर दौड़ती कारों में दुनिया की आपाधापी देखी जा सकती थी। सड़क से थोड़ी ही दूर पर सागर के किनारे जाते या वहां से लौटते चेहरों में भी दिन का इंद्राज देखा जा सकता था। कहीं चेहरों की आभा सिकुड़ कर जेब में आ चुकी देखी जा सकती थी, तो कहीं जेब की गर्मी चेहरे पर चौधा मारती देखी जा सकती थी। असंख्य चेहरे ऐसे भी देखे जा सकते थे जिन्हें यौनिका पतन के बाद फिर रंगमंच पर आने के लिए मेकअप करना पड़ता था। रोशनी की कतारों की ईंटों से बना मीलों लंबा हिमालय सा फैलाव और उन विराट इमारत श्रृंखलाओं के इर्द गिर्द टनों स्थिति मज्जा के बुत रेंगते जा रहे थे। किसी जीवन की कोई प्रत्याभूति नहीं थी। किसी भी जिंदगी को कहीं भी कोई भी कैसा भी हादसा शील करता था। लंबी चुप्पी के बाद मैंने कमाल से कहा, तुम कुछ कहना चाह रहे थे, मुझसे क्या बात थी? कमाल कुछ नहीं बोला। एक ऑटो रिक्शा सवारियां छोड़कर वापस लौटते हुए हमारे करीब से गुजरे, लेकिन हम लोग इस समय पैदल ही घूम
बोलने के मूड में थे। हम चलते रहे। एक बार फिर मैंने इशारा किया कमाल को। तुम कुछ कह रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, कमाल ने कहा। मैंने भी ज्यादा आग्रह नहीं किया। लगभग 20-25 मिनट पैदल चलने के बाद हम स्टेशन के नजदीक आ गए। कमाल को भी मलाड जाना था, इसलिए हम लोग एक ही गाड़ी में सवार हुए। भीड़ अपेक्षाकृत कम थी, मगर अभी भी गाड़ियां भरी हुई ही आ रही थी। मुंबई के अब दिन भर में भीड़ का कारण अलग अलग होता है, लेकिन भीड़ प्रायः हर समय ही होती है। कभी दफ्तर वालों का आलम होता है, कभी व्यापारी आते जाते हैं, तो कभी मजदूरों का समय होता है, कभी सौदा बाजार के लिए गृहस्थी निकलते हैं, लेकिन आदमियों से नहीं रीतते। मुंबई के स्टेशन कभी सबको यहाँ से वहाँ हर समय दौड़ने और दौड़ते रहने का श्राप मिला है। इस नगर में 12:16 की गाड़ी मिली हमें। बैठने की जगह अंधेरी पर तो नहीं, पर गोरेगांव तक आते आते मिल गई। कमाल मलाड पर उतर गया। एक सुरगवार शाम का पटाक्षेत्र थोड़ा बोझिल सा हुआ था, क्योंकि मैं अंत तक वह बात जान नहीं पाया जो कमाल कहना चाहता था। लगभग 1 बजे मैं घर पहुंचा तो तुकाराम ने दरवाज़ा खोला। आरती और तुकाराम दोनों ही खाना खा चुके थे। आरती कोई पत्रिका लेकर अपने कमरे में थी। कपड़े बदलकर जब मैं बाथरूम से कमरे में आया तो आरती सामने खड़ी थी। बोली, भैया ये तार आया है। तार हाथ में लेकर मैंने झटपट खोला। तुकाराम आज की डाक से आई। बाकी 2 चिट्ठियां भी सामने मेज पर रखकर एक और खड़ा हो गया। तार खोलने की हड़बड़ी में मैं आरती से बैठने के लिए भी कहना भूल गया। वह अभी तक खड़ी थी। अब वह घर में काफी अभ्यस्त हो गई थी और उसे इस छोटे मोटे शिष्टाचार की अपेक्षा भी नहीं थी। तार शाबान का था। वह अगले सप्ताह मुंबई आ रहा था। जब मैंने आरती को यह बताया तो उसके चेहरे पर चमक सी आ गई, लेकिन तार में अरमान के बारे में कोई सूचना नहीं थी। आरती ने भी कुछ पूछा नहीं। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि मेरी निगाह साथ वाले पत्रों पर पड़ी। 2 में से एक पत्र अरमान का ही था। असंभव, आरती भी लिखावट से पहचान गई हो, पर क्योंकि अरमान ने पते में मेरा ही नाम लिखा था, आरती ने पत्र को खोला नहीं था। दूसरा पत्र मेरे नाम में मनवसी पत्रिका के संपादक का था। इसमें उन्होंने मेरी कहानी मिल जाने की सूचना दी थी। अरमान का पत्र खोला तो उसमें 3 कागज थे। मैंने सोचा आरती के नाम भी पत्र होगा। इसी से मैंने दिखते हुए अक्षरों को न देखने हुए पहले कागजों को देखना चाहा, मगर पत्र सिर्फ मेरे ही नाम था। 3 पेज का लंबा पत्र अरमान ने मुझे लिखा था और आरती के लिए अलग से कोई पत्र या कागज नहीं था। मुझे अटपटा सा लगा, मगर आरती समर्पित भाव से देखती रही। मुझे पत्र पढ़ने में तसल्ली पाकर वह पलटकर रसोई में चली गई, जहां वह शायद चाय बनाने की तैयारी करके आई थी। मैं अरमान की चिट्ठी पूरी पढ़ गया। उसी तरह जमा कर अच्छी लिखावट में फुर्सत से लिखी चिट्ठी थी, जैसे वह मुझे विदेश से लिखता था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, पूरी चिट्ठी में आरती के विषय में कुछ नहीं लिखा था।
सिवाय एक जगह इस बात के कि आरती की वजह से मुझे परेशानी हो रही होगी। अरमान चिट्ठी में कभी भी कागज़ की कंजूसी नहीं करता था। यदि उसका अंतिम वाक्य भी पूरा होने से रह जाए तो वह उसके लिए नया कागज़ इस्तेमाल करता था। आड़े तिरछे घुमाकर जगह का इस्तेमाल नहीं करता था। इसलिए 3 रिश्ते पढ़े जाने के बाद भी पत्र बहुत लंबा प्रतीत नहीं होता था। अंत में यह जिक्र था कि शाबान भाई मुंबई आने के लिए कह रहे हैं, पर वह साथ में अभी नहीं आ पा रहा है। मुझे तो यह सब अटपटा सा शुरू से ही लग रहा था। एक तो पत्र मेरे नाम लिखा, आरती के बारे में विशेष कुछ लिखा भी नहीं, और अब ये कि शाबान भाई यहाँ आ रहे हैं। फिर भी स्वयं अरमान आ नहीं पा रहा। क्या सोच रखा था इस लड़के ने? मैं यही सोचता रहा। आरती बिल्कुल सहज थी। वह चाय बनाकर ले आई और एक प्याला मेरी ओर बढ़ाकर इत्मीनान से बैठकर चाय पीने लगी। मैंने स्वयं ही संक्षेप में उसे अरमान के पत्र के बारे में बता दिया। उसे किसी तरह का अचंभा या दुख नहीं हुआ था। कम से कम उसकी प्रतिक्रिया तो ऐसी कतई नहीं थी मेरी आशा के विपरीत, बल्कि उसने तो पत्र की बात तुरंत भुलाकर मुझसे पूछा, भैया कल आपको थोड़ा समय मिलेगा? मैंने एक पल को सोचा। शायद वह मेरी किसी संभावित उलझन को पहले ही भाप गई और स्वस्थ ही बोली, अच्छा आप रहने दीजिएगा, मुझे ज़रा एक बार डॉक्टर के पास जाना था, मैं चली जाऊंगी। अरे क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, वैसे ही जाना है, कहती हुई आरती ने आंखें झुका रखी थी, परंतु किसी तरह की उलझन या झेप उसके चेहरे पर नहीं थी। मैं भी कुछ अधिक पूछ नहीं सका। खुद ही वह बोली, मैं नीलम की मम्मी के साथ चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइएगा। नीलम? मैंने थोड़ा आश्चर्य से कहा, क्योंकि मैंने पहचाना नहीं था कि एकाएक ही मुझे ध्यान आया शायद रिंकू का नाम नीलम ही तो है। तो रिंकू से आरती की पहचान हो गई। मैं सोचता रहा, दरअसल आरती मेरे घर में तो इस नाटकीय ढंग से आई थी कि मैं आसपास के घरों में उसका परिचय किसी भी तरह करवा ही नहीं सका। अब उसे यहाँ रहते इतने दिन बीत गए थे, यह जानकर मुझे अच्छा लगा था कि आरती ने अड़ोस पड़ोस के घरों में स्वयं ही परिचय कर लिया था। बल्कि परिचय यहाँ तक हो गया था कि वह नीलम की मम्मी को अपने साथ डॉक्टर के पास ले चलने तक की बात कर रही थी। आरती ने अपना परिचय आसपास के घरों में क्या कहकर दे रखा होगा। वैसे तो मुंबई की ज़िंदगी में लोग बहुत खुलेपन से जीने के आदी होते हैं और प्रत्यक्ष उन्हें इस बात से विशेष फर्क नहीं पड़ता कि पास के घर में रहने वाला कौन है, कहाँ काम करता है, क्या कमाता है, कैसे खाता है। लेकिन फिर भी इंसान की बुनियादी ज़रूरत तो होती ही है अपने माहौल को जानने की। घर में दिन भर रहने वाली महिलाएं तो जान ही लेती हैं आस पड़ोस को। बच्चे भी एक घर के माहौल को दूसरे घर में ले जाने के लिए अच्छे संपर्क सेतु बनते हैं, या घरों में काम करने वाले नौकर यहाँ परिवारों को जोड़ने वाले तंतु का नाम करते हैं। संयोग से मेरे बारे में यह तीनों की सुविधाएं पड़ोसियों को
उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मैं भी बिल्डिंग के 3-4 घरों को छोड़कर शेष के बारे में बहुत ही सीमित जानकारी रखता था। आरती दिन भर घर में रहती थी और उसी के बहाने नीलम, जिसे अब तक मैं रिंकू के नाम से पहचानता था, आना जाना घर में हो गया था। और इन्हीं वजहों से नीलम की मम्मी से भी आरती का अच्छा परिचय हो गया था। नीलम किसी कॉलेज में पढ़ती थी और आरती की अच्छी सहेली बन चुकी थी। आरती की बातों से ऐसा प्रतीत हुआ शिष्टाचारवश मुझे भी कहना पड़ा, मुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी, तुम कहो तो मैं आ जाऊंगा और डॉक्टर के पास चलेंगे। लेकिन असलियत ये थी कि मैं इस अटपटी स्थिति में परिचय के किसी डॉक्टर के पास आरती को लेकर जाने की स्थिति को टालना ही चाहता था। रात का 1:30 बज चुका था, लेकिन शायद आरती दिन में काफ़ी सो चुकी थी, इसलिए तरोताज़ा दिख रही थी। तुकाराम बाहर जाकर बालकनी में सो चुका था, पर आरती वहीं बैठ गई। शायद अब तक वह भी मेरी दिनचर्या के बारे में काफ़ी जान चुकी थी और यह भी समझ गई थी कि मैं रात को कितनी भी देर हो जाने पर भी बिना थोड़ी देर पढ़े सोता नहीं था। मैं किसी भी स्थिति में बिस्तर पर आने के बाद भी आधा घंटा कुछ न कुछ पढ़ने की आदत रखता था और यदि पढ़ने के लिए ली गई किताब या पत्रिका दिलचस्प हो तो यह मियाद पढ़कर अधिक हो सकती थी। शायद इसी से आरती भी वही सामने कुर्सी पर बैठ गई। हो सकता है कि दिन भर उसे अकेले रहते रहते अब बातचीत करने के लिए मैं उपलब्ध हुआ था, इसी से वह आ बैठी थी। आरती, तुमने नीलम की मम्मी को अपने बारे में क्या बताया है? मेरे मुंह से तपाक से न जाने कैसे निकल गया। हालांकि बाद में मुझे लगा कि मुझे आरती से इस तरह से सपाट सवाल नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन आरती ने मेरी बात की प्रतिक्रिया वशरूप एक दूसरा सवाल ही मेरे सामने तान दिया। बोली, भैया, अरमान ने आपको मेरे बारे में क्या बताया है? मैं सकपका गया। शायद आज अरमान के मेरे नाम आए लंबे खत ने आरती का यह विश्वास पक्का कर दिया था कि अरमान और मेरे रिश्ते बहुत नज़दीकी हैं। निस्संदेह अरमान ने भी समय समय पर उसे यह आभास दिया था, पर आज से पहले इतनी खुली तौर पर उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा था। अरमान की अनुपस्थिति में अरमान के बारे में इस तरह बात करने का भी यह हमारा पहला अवसर था। इससे पहले हमने या तो औपचारिक सामान्य बातचीत ही की थी या फिर शाबान को लेकर बातचीत की थी। आज आरती ने सीधे सीधे मुझे वह लकीर दिखाने को कहा था जिससे अरमान ने मेरे दिल में आरती के नाम को रेखांकित किया था। इस दुस्साहस ने मुझे थोड़ा सा उद्वेलित ज़रूर किया, मगर साथ ही मुझे इतना साहस ज़रूर दे दिया कि मैं भी अपने मित्र इस युवकी से कुछ अंतरंग सवाल पूछ लूँ। आरती, तुम क्या समझती हो? क्या अरमान ने मुझे उससे कुछ अलग बताया होगा जो वास्तव में होगा? मेरा ये मतलब नहीं है भैया। मैं जानती हूँ कि अरमान आपको बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह ही चाहता और मानता है। फिर भी मुझे यकीन है कि उसने अब तक आपको सच बात नहीं बताई है। क्या मतलब? मेरे और अरमान के बीच ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे होंगे। कहते हुए आरती ने
पलकें झुकाकर अपने उभरे हुए पेट पर उड़ती सी नजर डाली। अब सचमुच मेरे चौंकने की बारी थी, लेकिन क्या? कहते हुए आरती ने दृढ़ आत्मविश्वास के साथ मेरी ओर देखा। वह बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर साहस से पहली बार इस तरह देख रही थी। उसकी आंखें एक बेहद पवित्र दर्प से दहक रही थी। लेकिन अरमान के साथ बातचीत का आपको मौका ही कहाँ मिला भैया? फिर अरमान को शाबान भाई के अंदेशे में पहले ही सूख कर आधा हो गया था। वह तो भारत आते ही आपसे यह कहने में बेइंतहा मुश्किलात में आ गया था कि वह आज रात बाहर रहेगा। वह रात हम दोनों ने जागते हुए काटी है। किस तरह वह हम ही जानते हैं, लेकिन आरती, जो कुछ अब तक सामने आया है उससे अलग भी अगर कुछ था या है तो हमारे सामने आना चाहिए था ना। आएगा भैया। कहते हुए आरती जब दीवार से टिकाकर रुकी तो पहली बार वह मुझे दयनीय सी लगी। मैंने भरसक कोशिश की कि आरती किसी भी तरह भीतर से आहत महसूस न करे। मैं उठा और आरती के करीब आया। मैंने उसके कंधे को छूकर उसे दिलासा दिया। आरती कुछ न बोली, पत्थर से बुत की तरह खड़ी होकर दीवार के सहारे ही सिसकने लगी। मैं पलटकर बाहर गया और फ्रिज में से पानी की एक बोतल निकाल कर लाया। फिर एक गिलास में उसे पानी देते हुए कहा, लो पानी पीकर बैठो यहाँ और मुझे बिना कुछ छिपाए सारी बात बताओ। आरती अब जोर जोर से हिचकियाँ ले रही थी। उसकी हिचकियाँ काबू से बाहर होती जा रही थी और मैं घबरा रहा था कि आवाज़ सुनकर पड़ोस के घरों से किसी की बत्ती न जल जाए। मुंबई में पड़ोसियों के लिए पड़ोसी का निकलकर आना तो अनहोनी में शामिल होता ही है, परंतु इतनी संवेदना अवश्य जिंदा होती है कि एक पिंजरे में कुछ अलग घटता देखकर दूसरे पिंजरे की हवा के कान खड़े हो जाए। आरती ने गिलास थाम रखा था और अब वह धीरे धीरे संयत होती जा रही थी। इसी समय बाहर कुछ बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, क्योंकि तभी बालकनी का दरवाज़ा धीरे से खुला और बगल में दरी और तकिया दबाकर तुकाराम भीतर घुसा। वह उनींदा सा ही आँखें मिचाता आ रहा था, लेकिन यह भीतर का दृश्य देखकर शायद उसकी इंद्रियां भी एकाएक जागृत हो गई। वह इतनी रात गए तक हम लोगों को जागा देखकर भौचक्का सा था और दीवार के एक ओर खड़ी आरती की ओर ध्यान से देखे जा रहा था, जिसके चेहरे पर रोने के चिन्ह अब भी बाकी थे। वह पानी का गिलास हाथ में लिए खड़ी थी। इस असमंजस में तुकाराम यह भी ध्यान नहीं रख पाया कि वह बदन पर सिर्फ एक छोटी सी चड्डी पहने हुए कमरे के भीतर हम लोगों के सामने चला आया था। वह प्रश्नवाचक सी नज़र से कभी आरती की ओर और कभी मेरी ओर देखे जा रहा था। मैंने सहज होकर वातावरण को विचित्र होने से बचाने के लिए कहा, बाहर बारिश शुरू हो गई क्या? वह कुछ नहीं बोला और धीरे धीरे भीतर रसोई के सामने के बरामदे में जाकर अपना बिस्तर बिछाने लगा। फिर वापस पलटकर कमरे में आया और एक गिलास उठाकर बोतल से पानी भरकर मुझे देने लगा। मैंने पानी लिया
फिर वह आरती की ओर बढ़ा और उसके हाथ से गिलास लेकर भीतर की ओर जाने लगा। वह इसी तरह नंगे बदन घूमता घूमता सहसा चौंका और फिर भीतर से एक अंगोछा बदन पर लपेटता हुआ वापस आया। चाय बनाऊं साहब? नहीं, मैंने एकदम से कह तो दिया। फिर न जाने क्या सोचकर मुझे आरती का ख्याल आया। मैंने आरती से चाय के लिए पूछा। आरती ने एक नेपकिन से आंखें पोंछते हुए चाय के लिए इनकार में सिर हिला दिया। मैंने फिर से तुकाराम से मना किया। आश्वस्त होकर तुकाराम भीतर चला गया और तकिया उठाकर उसने धम से बिस्तर पर फेंका और उसे पैर के नीचे दबाकर सट से सो गया। तुकाराम के सो जाने के बाद मैं आरती की ओर मुखातिब हुआ। आरती भी अब जरा सनियत सी हो चुकी थी। रात के 2 से भी ज्यादा बज रहे थे। यद्यपि मन के तालाब में अभी अभी पड़े कंकड़ ने बहुत सी तरंगे उठा दी थी, फिर भी आरती को असुविधा से बचाने के लिए मैंने कहा, अब सो जाओ आरती, जाओ आराम करो। आरती धीमी चाल से दूसरे कमरे में जाने लगी। जाते जाते पीछे से मैंने फिर कहा, कल बात करेंगे, पर तुम किसी भी तरह की चिंता मत करना। तुम्हारी जो भी समस्या है वह अब हम चारों की है। आरती ने एक बार मुड़कर मेरी ओर देखा। उसकी ये निगाहें मुझे बहुत अच्छी लगी। लगता था जैसे वह हम लोगों के प्रति आश्वस्त है और इस बात का भरोसा रखती है कि हम लोग उसे अपना समझते हैं। मैं अपनी इस सफलता पर अभिभूत था। मैं अरमान के टिकट होने का विश्वास तो उसे दिला ही चुका था, पर अब मैंने उसे यह भी भरोसा दिला दिया था कि वह मेरी मेहमान है और मेहमान के सारे दुख तकलीफ मेरे अपने भी हैं। मैं उस सारी रात सो नहीं सका। ये क्या अजीबो गरीब उलझन है। आखिर आरती व अरमान का रिश्ता किस तरह का है। मुझे अब शाबान पर गुस्सा आने लगा था कि जिसकी वजह से अरमान अच्छी तरह से बातचीत नहीं कर पाया और बात इस उलझे ढंग से हम लोगों के सामने आई। मुझे इत्मीनान था तो यह कि अगले ही सप्ताह शाबान यहाँ आ रहा था और फिर ये उलझन सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम तीनों की होगी। इस उधेड़-बुन में मैंने ये भी आरती को नहीं बताया कि शाबान का मुंबई आने का प्रयोजन फिलहाल क्या है। वैसे तो खुद मुझे भी यह बात कमाल से आज ही पता चली थी कि राजाध्यक्ष साहब की फिल्म में काम करने के लिए शाबान ने स्क्रीन में उसका विज्ञापन देखकर अपना आवेदन भेजा है। शाबान इसीलिए आ रहा था। सारा ट्रैफिक रुका हुआ था। उसे व्यवस्थित किया जा रहा था। काली सदन से लेकर नरीमन पॉइंट के सिरे तक सड़क पर ढेर सारे पुलिस के आदमी खड़े थे। कई गाड़ियां इधर उधर गश्त लगा रही थी। मुख्य गेट से लगभग पौन किलोमीटर के क्षेत्र में पार्किंग की जगह बिल्कुल भर गई थी और अब देर से आने वाले लोग काली सदन से काफ़ी दूर गाड़ियां खड़ी करके पैदल ही आ रहे थे। ट्रैफिक वालों का काम भी पूरी मुस्तैदी से चल रहा था। मुंबई शहर के लगभग सभी साहित्यिक हस्तियां इस समय काली सदन का ही रुख किए हुए थी। बहुत से लोग आ रहे थे, बहुत से आ चुके थे। गहमा गहमी थी। शहर के अखबारों पत्रिकाओं से जुड़े सभी लोग वहां दिखाई दे रहे थे।
कई संस्कृति सामाजिक स्थानों के नामी गिरामी लोगों की तादाद पल पल वहाँ बढ़ती जा रही थी। व्यावसायिक शहर मुंबई में वैसे तो ऐसे लोगों की स्थिति ऊंट के मुंह में जीरे जैसी भी नहीं थी, मगर फिर भी जो भी समुदाय था वह उमड़ पड़ रहा था। विश्वविद्यालयों, कॉलेज और विद्यार्थियों से जुड़े भाषाओं में रुचि रखने वाले लोग, साहित्य में रुचि रखने वाले लोग जत्थियों में आते जा रहे हैं। कई फिल्मी हस्तियां भी दिखाई दे रही। विशेषता लेखक से जुड़े लोग, रंगकर्मी, गीतकारों, कवियों का जमघट था। अकादमियों से जुड़े लोग, पदाधिकारी, शब्द शक्ति के पुजारी मुंबई की उस विराट इमारती बस्ती में अपने अस्तित्व को लहर दर लहर बिखराते जा रहे थे। यहाँ पर आज एक शानदार समारोह था जिसमें शिरकत करने के लिए देश के एक मंत्री भी पधारने वाले थे। इस बात ने कार्यक्रम की महत्ता, आयोजन की उपादेयता एकाएक बढ़ा दी थी। एक कार्यक्रम 2-3 स्थानों के सम्मिलित सहयोग से आयोजित था। इस अवसर पर शहर के एक नामी डॉक्टर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन होने जा रहा था। साथ ही कुछ साहित्यकारों का सम्मान समारोह भी आयोजित था। सम्मानित होने वाले लोग समय से काफ़ी पहले आकर काली सदन में स्थान ग्रहण कर चुके थे और अब अन्य सभी लोग के साथ दरवाजे की ओर उस व्यक्ति के लिए टकटकी लगाए हुए थे जो उन्हें सम्मानित करने के लिए सरकारी अमले के रथ पर सवार होकर आने वाला था। कई जोड़ी आंखें उस पारस पत्थर के दरस को प्यासी थी जिसके छू लेने पर से अपने अपने क्षेत्र में साधनारत 30 वर्ष से सतत जूझ रहे लोग कृति हो जाने वाले थे। हमारे देश में चित्रकारों, कलाकारों, कथाकारों, साहित्यकारों का अनवरत अपने कर्म में तीर लहना महत्व नहीं होता जिसका उन्हें किसी राजनीतिक हस्ती का सार्वजनिक तौर पर समारोह पूर्वक छू लेना। इस स्थिति को कभी कोई बदल नहीं पाता क्योंकि जो यह रिश्ता करने की सोचता भी है उसे छू लिया जाता है और इस तरह उससे जबरन महानता को प्राप्त होना ही पड़ता है। उसके बाद वह न कड़वा उगलने के लायक रहता है और न कड़वा निगलने के। उसके चारों ओर बस मीठा ही मीठा हो जाता है। काली सदन के पिछवाड़े वाले गेट के बाहर वाली पान की दुकान पर कई पत्रकारों, लेखकों की भीड़ थी जो कार्यक्रम शुरू होने वाले सरकारी विलंब का रचनात्मक उपयोग करने की दृष्टि से एक दूसरे की जेबों से पान खाने और सिगरेट पीने में तल्लीन थे। एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के वरिष्ठ उप संपादक पान की पीच थूकते हुए मुंबई शहर की जनसंख्या की विस्फोट स्थिति पर बड़ी उदात्त टिप्पणी कर रहे थे। शहर में मादर चौदों के पास बड़ा वक्त है, जरा कुछ हो, एक के बाद एक मुंह उठाए चले आएंगे। उसके ऐसा कहते ही मेरी दृष्टि दरवाजे की ओर गई जहाँ से प्रख्यात कवित्री गौरव ऊपर की ओर देखते हुए चले आ रहे थे। वह शायद देख रहे थे कि जिस भवन में समारोह संपन्न होने जा रहा है वह कितने मंजिला है। वरिष्ठ उप संपादक की टिप्पणी को रचनात्मक समर्थन दिया एक उभरते हुए पर गतिशील कमलकार ने। बोले, अरे भाई, एड्स पर लिखी हुई किताब का विमोचन है,
लोग सोच रहे लोग होंगे, कम से कम किताब में नंगी औरतों के फोटो तो नहीं। उसकी इस टिप्पणी पर आसपास के कई कलमकारों को पीठ ठोकनी पड़ी। एक उग्र प्रतिक्रिया तुरंत सुनाई पड़ी, अरे कोई जरूरी है औरतों के फोटो ही होंगे, समलय गिलोह को नहीं होता एड्स। उनकी अन्वेषक दृष्टि को दाद पाने का ज्यादा अवसर नहीं मिल पाया, क्योंकि तभी लाल बत्ती वाली मर्सिडीज के अहाते में सामने की ओर से प्रवेश किया और सभी और खलबली मच गई। साहित्यकारों के सम्मानित होने का पल तेज हवा के झोंके सा आ गया। भीतर तालियों की गड़गड़ाहट भर गई। इस बात की ओर थी कि कौन मंत्री जी के साथ कितने प्रोमो में कवर हो पा रहा है, किन संपादकों या प्रकाशकों के कितनी नजदीक की जगह मिली है। छायाकार मंत्री महोदय के चेहरे पर प्रत्येक हाव भाव को कैद करने की दृष्टि से अपनी प्रतिभा उलीच चेहरे की हर रेखा सुर्खी को अलग अलग एंगल से फ्लैशों की जल में दिखा जा रहा था, मानो शहर की साहित्यिक गतिविधियों का आकलन मंत्री जी के चेहरे के मानचित्र से ही अगले दिनों के अखबारों में मूर्त रूप लेने वाला हो। कई वरिष्ठ साहित्यकार कांपने लगे थे। वे सोच सोच कर नर्वस हो रहे थे कि मंच पर आते समय कहीं पोज होने में कोई कमी न रह जाए। राजाध्यक्ष साहब भी समारोह में थे। वैसे राजाध्यक्ष साहब तो डॉक्टर साहब के करीबी दोस्तों में थे, जो समारोह के बाद पास के एक होटल में डॉक्टर साहब की ओर से दिए जाने वाले एक भोज के लिए भी आमंत्रित थे। लेकिन मुझे भी राजाध्यक्ष साहब ने कार्यक्रम के बाद वहां ठहरने के लिए कह दिया था। कमाल भी हम लोगों के साथ ही था। कार्यक्रम के बाद हम लोग बाहर निकलकर एक ओर खड़े हो गए। भीड़ तेजी से छटने लगी। लोग बाहर निकलते थे कि कुछ गाड़ियां रवाना हो जाती थी और देखते ही देखते कारों का सिलसिला अहाते को वीरान करता जा रहा था। थोड़ी ही देर में वहां गिने चुने लोग ही रह गए। हम लोग पैदल ही सड़क के किनारे चलते हुए करीब के उस होटल की ओर बढ़े जहां शाम के भोजन का प्रबंध था। लोग दो दो चार चार के झुंड में चल रहे थे, ताकि हर कोई हर किसी से बात करने का अवसर उठा सके। डॉक्टर साहब को बधाइयाँ लगातार मिलती रही थी। वह कुछ देर तक तो हम लोगों के साथ पैदल चलते रहे। फिर नज़दीक से एक लंबी सी गाड़ी निकली और वह उसमें सवार हो गए। शेष लोग होटल की दिशा में रेंगने लगे। गर्मजोशी से बातचीत हो रही थी। रहेजा साहब राजाध्यक्ष साहब से उनकी नई परियोजना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करते हुए उन्हें बता रहे थे कि पिछली बार सेंसर ने उन्हें कितना परेशान किया। एक बार तो मामला कोर्ट में जाने की नौबत भी आ गई थी। रहेजा साहब के 2 प्रोजेक्ट पिछले काफ़ी समय सेंसर के चंगुल में पड़े रहे थे। रहेजा साहब ने रहस्योद्घाटन किया कि उनके पास उनके भीम को पास करवाने के लिए कैसे कैसे ऑफर आए, पर उन्होंने किसी तरह समझौता नहीं किया और इसीलिए उनका मामला अब तक खटाई में पड़ा। रहेजा साहब बीच बीच में उत्तेजित हो जाते थे और जोर जोर से बोलने लग जाते थे। आसपास चलते लोग भी अब उनके करीब हो जाते और उन्हें
हाँ में हाँ मिलाकर उकसाते। जख्मी औरत के लिए केंद्र के एक मंत्री की सिफारिश किस तरह ली गई, उसका भंडाफोड़ रहेजा साहब बड़े रहस्यमय अंदाज में कर रहे थे। मगर तभी किसी ने बताया कि जख्मी औरत के प्रोड्यूसर ने तो उन मंत्री महोदय के प्रति आभार अपनी फिल्म के क्रेडिट्स में भी दिया था। फिर उस फिल्म में एब्सर्ट पिक्चराइज तो कुछ नहीं किया गया था, केवल विषय ही तो विवादास्पद था। एक पत्रकार महाशय बीच में बोले। राजाध्यक्ष साहब और रहेजा साहब दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए उस पत्रकार को एक दूसरे का करीबी समझते हुए चुप हो गए। दो बड़ी तोपों को मंदा पकड़ा देखकर पत्रकार की बन आई। वह दुगुने उत्साह से बोल पड़े, भाई यदि संवाद और दृश्यों के अश्लीलता न हो तभी ऐसे थीम पास किए जाते हैं। देखिए ना, एजुकेटेड फिल्मों में भी सेक्स को किस तरह बिंबों और रूपों में दिखाया जाता है। अब आप धीरे धीरे इंटरकोर्स फिल्म देखें तो ब्लू फिल्मों और फीचर फिल्मों में भेद ही क्या रहा, लेकिन विदेशी फिल्मों के लिए सेंसर का मैंडेट अलग क्यों है। तभी एक नौजवान महाशय भी बहस में बिना बुलाए दर्ज हुए। वह आगे बोले, यदि इंग्लिश फिल्म में इंटर कोर्स दिखाया जा सकता है, पात्रों को बिल्कुल निर्वस्त्र दिखाया जा सकता है, तो भारतीय फिल्म के लिए यह निषेध क्यों। इस विचारोत्तेजक चर्चा में अब केवल राजाध्यक्ष या रहेजा साहब ही नहीं बल्कि इर्द गिर्द के और लोग भी शामिल हो गए थे। एक स्वर सुनाई दिया, भाई संस्कृति का फर्क भी तो होता है। जिस संस्कृति में जो चीज स्वाभाविक है उसे वहाँ के कैनवस पर दिखा दिया जाता है। भारत में अभी यह वर्जना है। भारत की संस्कृति में गालियाँ स्वाभाविक है, फिर उन पर क्यों आपत्ति उठाता है सेंसर। पहले वाले सज्जन को निरुत्तर हुआ जानकर वह नौजवान दुगुने उत्साह से बोल पड़ा। राही मासूम रजा साहब ने उस दिन के भाषण में यह सवाल उठाया भी था, अरे यदि कोई पुलिसवाला किसी मुजरिम से अपराध उगलवाने के लिए बात कर रहा है तो वह अपने संवादों में श्रीमन तो उच्चारेगा नहीं, वह तो माँ बहन की गालियाँ ही देगा। फिर वहाँ स्वाभाविकता का ध्यान नहीं आता। सेंसर को लक्ष्मीकांत बेर्डे के लिए अनजाना साहब ने जायज लूट फिल्म में संवाद लिया था, कटवा दिया, केवल लिप मोमेंट रह गया, आवाज हटवा दी। क्या संवाद था, एक स्वर उभरा, अम्मा यार छोड़ो, सेंसर ने कटवा दिया, तुम सबको रटवा कर छोड़ेंगे। कहते हुए एक कवि महोदय ने मानो सारी बात पर मिट्टी डालने की कोशिश की जो इस चर्चा से उगता गए थे। कमाल ने हंसकर उसकी पीठ पर हाथ रखा और उन्हें इस अश्लील बातचीत को रोकने के लिए बधाई दी। वह पर प्रश्न हो गए, बोले, हाँ यार, साली गालियाँ भी कोई एकेडमिक डिस्कशन की चीज़ है, जब चाहे दे लो, इसमें बहस की क्या बात है। होटल नज़दीक आ गया था, सभी लोग भीतर दाखिल हो लिए और बातचीत अब छोटे छोटे दायरों में सीमित हो गई। डॉक्टर साहब ने खाने का बहुत अच्छा प्रबंध किया था। जो लोग पहले उनकी किताब पर एक बार उन्हें बधाई दे चुके थे वे भी नज़दीक आकर अब खाने के इंतज़ाम पर बधाई दे रहे थे। वहाँ से निकलते निकलते हमें रात के 10 बज गए। राजाध्यक्ष साहब ने मुझे
वहाँ रोकने का प्रयोजन अब बताया। उन्हें सांता क्रूज में किसी से मिलना था और उनके बाद कलीना में ही वह रात को रुकने वाले थे। बोले, हम लोग सांता क्रूज चलते हैं, वहाँ से मुझे कलीना छोड़कर तुम लोग वापस चले जाना। कमाल तुम्हें घर पहुँचा देगा। कार में बैठने के बाद शीशे चढ़ाते ही थे कि होटल के पास से एक लड़का दौड़ता हुआ आया। शायद पान लेकर आया था। दरवाज़ा खोलकर पान लिए और गाड़ी दौड़ पड़ी। पॉइंट से घुमाकर गाड़ी मरीन ड्राइव पर आ गई। यहाँ पर रात के इस समय गाड़ी चलाने का आनंद कुछ और ही था। सैकड़ों गाड़ियाँ एक खास रिदम में दौड़ लगाती बढ़ती है। फैशन यह है कि जो गाड़ी बढ़िया होती है उसके लोग आसपास वालों को नहीं देखते बल्कि सामने देखते चलते हैं। जो गाड़ी बढ़िया नहीं होती उसके लोग अपने से बेहतर गाड़ी के लोगों को देखते हैं। यदि फिएट या एम्बेसडर और मारुति साथ साथ चल रही है तो फिएट वाले मारुति वालों को देखेंगे। लोगों का स्वर इसी बात से तय होता है कि वे कैसी गाड़ी में है, कैसे कपड़े में है। यदि समीप से विदेशी बड़ी गाड़ियां गुजरे तो मारुतियों के लोग उन्हें देखते हैं, बड़ी गाड़ियों वाले किसी को नहीं देखते। हाँ, यदि कार की खिड़की पर कोई खूबसूरत लड़की या औरत हो तो ये नियम लागू नहीं होता। तब सब लड़की वाली कार की ओर ही देखते हैं। बल्कि कभी कभी तो इन नियमों के ऐसे अपवाद तक होते हैं कि लड़की बिना गाड़ी के भी हो तो उसी को देखे जाने की प्रथा होती है। प्रायः गाड़ियाँ लेन नहीं बदलती, पर यदि नज़दीक से गुजरने वाली लड़कियाँ देखने वालों की ओर देख ले तो लेन के ऊपर गाड़ियाँ जरा सी डगमगा ज़रूर जाती है। जिसके कपड़े जिसके महंगे होते हैं उसकी आंखें उतनी ही सस्ती होती है, ज़्यादा हिलती डुलती है। ड्राइवर या शोफर इधर उधर नहीं देखते, पर मालिक लोगों पर पाबंदी नहीं होती। फ्लाई ओवर से सैकड़ों कारों का एक साथ उतरना रात को विशेष रूप से देखने योग्य होता है। एक ओर समुद्र की लहरों का सतत नर्तन और दूसरी ओर नंद चुंबी अट्टालियाओं भाव प्रदर्शन इस जगह को अलौकिक रूप दे देते हैं। और यह सब हम और भी डूब कर देख पा रहे थे, क्योंकि राजाध्यक्ष साहब कुछ सोचते हुए काफी धीमे गति से गाड़ी चला रहे थे। इस भी रोड पर होटल हिमालय के नज़दीक राजाध्यक्ष साहब ने कार रोकी। आज कार में थोड़ा कुछ काम करवाने के लिए उसे विकास सेंटर में के पास गैरेज में ले जाना था। मैं और राजाध्यक्ष साहब वहीं उतर गए। कमाल गाड़ी को गैरेज ले गया। होटल के भीतर आकर राजाध्यक्ष साहब ने इधर उधर नज़र दौड़ाई, फिर काउंटर पर आकर वहां बैठे आदमी से 2 मिनट बात की। शायद वह किसी की प्रतीक्षा में थे जो हिमालय होटल में ही आने वाला था। थोड़ी देर रुककर हम लोग होटल से बाहर निकल गए। वहाँ से निकलकर धीरे धीरे घूमते हुए हम लोग मिलन सिनेमा के सामने आए। वहाँ एक दुकान से सिगरेट का पैकेट खरीदकर राजाध्यक्ष साहब ने सिगरेट सुलगाई और इधर उधर देखते हुए आगे बढ़े। सिनेमा हॉल की ओर से थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक छोटी सी बस्ती पड़ती थी, जहाँ इस समय काफी अंधेरा सा था। वहीं ढूंढते हुए एक गली में से हम लोग भीतर दाखिल हुए। शायद रोड लाइन ज्यादा तेज होने की वजह से ही वह बस्ती
अंधियारी सी लग रही थी, क्योंकि वहाँ घरों के सामने जलने वाले बल्ब काफी बंद और धुंधले जल रहे थे। गली में आगे बढ़कर एक घुमावदार नुक्कड़ के समीप एक छोटी सी कोने नुमा दुकान के पास राजाध्यक्ष साहब खड़े हो गए। फिर सिगरेट के कश जल्दी जल्दी लेकर उसे बुझाकर वहीं फेंका और मुझे साथ लेकर ही उस दुकान के भीतर दाखिल हो गए। दुकान किसी दर्जी की थी। एक व्यक्ति काउंटर पर खड़ा होकर किसी कपड़े को बिछाकर काटने की तैयारी कर रहा था। दो लड़के भीतर की ओर स्टूलों पर बैठे हुए हाथ का काम कर रहे थे। राजाध्यक्ष साहब को देखकर तीनों ने एक साथ हम लोगों की ओर देखा। भीतर वाला लड़का दो स्टूल उठा लाया और कपड़े से झाड़ता हुआ हमारी ओर देखने लगा। राजाध्यक्ष साहब बैठे नहीं बल्कि आदमी के साथ दुकान के पीछे की ओर अहाते में चले गए। वहाँ एक और छोटा सा कमरा था। कमरे में तेज ट्यूबलाइट जल रही थी। एक दो कुर्सियाँ और एक मेज पड़ी थी जिस पर एक फ़ोन रखा हुआ था। पास ही दो एक अखबार पत्रिकाएं रखे थे। कमरे में दो कैलेंडर टंगे हुए थे जिसमें से एक काफ़ी उत्तेजक था। कैलेंडर में एक लड़की लगभग बिना कपड़ों के थी और एक पक्षी उसके मोड़ कर रखे गए घुटने पर बैठा उसके अस्वस्थ की ओर देख रहा था। मुझे पक्षी की गर्दन काफ़ी अटपटी सी लगी। उसकी आंखों में भी गंदी सी चमक थी। जब मैं कैलेंडर की ओर देख रहा था, स्टूल उठाकर लाने वाला लड़का भी उसी तस्वीर की ओर देख रहा था और फिर एकाएक झेप कर भीतर चला गया। राजाध्यक्ष साहब फोन कर चुके थे और उसके बाद दुकान के बगल में लोहे की सीढ़ियां से एक तंग इमारत के चालनुमा बरामदे की ओर बढ़ने लगे। मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। दुकान के सभी आदमी दुकान में वापस लौट चुके थे। चाल के गलियारे में चलते हुए हम लोग एक छोटे से कोठरी नुमा कमरे में आ गए। कमरा काफ़ी सीलन और गंध भरा था। कमरे में सामान भी उसकी हैसियत से ज़्यादा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कमरा कोई ऐसा ब्रीफकेस हो जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा वस्त्र भर दिए गए हो और अब वह बंद नहीं हो पा रहा हो और वहाँ से उसमें से कपड़े और सामान बाहर झांक रहा हो। दूसरा कमरा भी ऐसा ही था। एक खाट कोने में उठाकर खड़ी करके रखी गई थी जिस पर ढेर सारे कपड़े सूख रहे थे। कपड़ों से ही मैंने अंदाज लगाया कि वह लगभग 5-6 लोगों के परिवार का कमरा रहा होगा। कई साड़ियाँ, कुछ पैंटें, एक दो पाजामे, ब्लाउज, स्कर्ट, जाहिए और एक मैला सा तौलिया उस घाट को चारों ओर से ढकने का प्रयास कर रहे थे। राजाध्यक्ष साहब एक कुर्सी पर बैठ गए। मैं भी नज़दीक रखी एक तिपाही पर बैठ गया। तभी एक लड़की वहां आई। वह 2 गिलासों में पानी लिए हुए थी। लड़की लगभग 20-22 साल की अविवाहित घरेलू सी लड़की थी। उसने एक कुर्ता और घाघरानुमा पेटीकोट पहन रखा था। 2 ही मिनट के बाद एक और औरत जो पहले वाली लड़की से 3-4 साल बड़ी थी वहां आई। उसके साथ एक आदमी भी था। आदमी देख मेरी ओर रहा था और राजाध्यक्ष साहब से हाथ मिला रहा था। बाद में आने वाली इस औरत के बारे में यह अनुमान लगाना
थोड़ा कठिन था कि वह विवाहित है या अविवाहित। वह अपने माहौल से काफ़ी अलग थी। सांवला रंग था, वस्त्र थल अपेक्षाकृत भारी था और इस तरह के कुर्ते में और उभर कर दिखाई दे रहा था। कपड़े घरेलू थे, बालों को उसने तरतीब से बनाया हुआ था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कपड़े बदलने से पहले अपना मेकअप पूरा करके चुकी थी और अब अपने रूप की अपेक्षा साधारण कपड़े पहने खड़ी थी। एक और दीवार पर उसी औरत का एक बड़ा सा फोटो भी टंगा हुआ था, जो ज़्यादा पुराना नहीं था। फोटो में वह वास्तविक रूप से भी अधिक खूबसूरत नजर आती थी। वह किसी बात पर खुलकर हंसी और कुछ बोली तो बहुत भली सी लगी। उसकी हर बात में एक नाटकीयता थी। थोड़ी ही देर में पहले वाली लड़की एक ट्रे में 2 प्लेटों में मटन से बनी कोई चीज़ ले आई। इच्छा न होते हुए भी हमें प्लेट हाथ में लेनी पड़ी। कमरा काफ़ी गंदा था। मेरा ध्यान इस बात पर तब गया जब मैंने प्लेट से उठाकर मांस का एक टुकड़ा मुंह में डाला। इसी बीच वहाँ 2 छोटे बच्चे भी आकर खड़े हो गए। एक बच्चा बिल्कुल मेरे समीप आ गया और कौतुक से मुझे खाते हुए देखने लगा। लड़का मैले से कपड़े पहने हुए था। मैंने प्लेट से उठाकर एक टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन उसने बहती हुई नाक को जोर से सुड़कते हुए इनकार में सिर हिलाया और कोहनी से नाक पोंछने का उपक्रम भी किया। इस उपक्रम में नाक से बहते हुए द्रव की कुछ बूंदें उसकी कोहनी पर लग गई और उसमें से श्यान और चिपचिपे तार से मिलाकर उसके हाथ पर फैल गए। उसके इनकार के बाद मटन का टुकड़ा मुझे अपने मुंह से डालना पड़ा, जो मैंने बड़ी मुश्किल से डाला। कमरे की गंदगी और आसपास के गंधीले वातावरण से वहाँ अजीब सी स्तब्धता थी। राजाध्यक्ष साहब धीमे स्वर में उन लोगों से बात कर रहे थे। आदमी खामोश सा ही बैठा था। लड़की ही बातों के उत्तर दे रही थी। शायद उसे मेरे बारे में भी राजाध्यक्ष साहब ने धीमे स्वर में कुछ बताया था, क्योंकि वह अब बड़े आत्मीय तरीके से मेरी ओर देख रही थी। मेरी ओर उसके देखने के दौरान मैंने और भी बारीकी से उसके चेहरे की संजीदगी नोट की। लड़की में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर था जो उसे बाकी लोगों से अलग कर रहा था। हम लोग उठे तो मेरे पैर से कोने में रखे एक प्याले को ठोकर लगी, जो शायद काफ़ी देर से वहाँ रखा हुआ रहा होगा। उस झूठे प्याले पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। प्याला फूट गया और उसकी एक किरच मेरे पैर के अंगूठे पर लगी। वहाँ से ज़रा सा खून भी आने लगा। लड़की ने तुरंत उठकर प्याले के टुकड़े को समेटकर एक और किया। आदमी, दोनों बच्चे तथा दोनों लड़कियों के ने मेरे गिर्द एक छोटा सा घेरा बना लिया। लड़की भीतर गई और 3-4 मिनट बाद ही डिटॉल में भीगी कपड़े की एक पतली सी पट्टी ले आई। लड़की के पीछे पीछे ही एक और लड़का चला आया। उसने झुककर मेरे अंगूठे के गिर्द वह भीगी हुई पट्टी लपेट दी। यद्यपि चोट नहीं लगी थी, पर औपचारिकता और शिष्टाचारवश माहौल में गहमा-गहमी सी कुछ ज़्यादा ही हो गई। मैंने पट्टी को ज़रा सकते हुए उस पर हाथ फेरा। इतने में ही राजाध्यक्ष साहब भी उठकर खड़े हो चुके थे। हम लोग बाहर निकलकर
गली में चलते हुए मुख्य सड़क पर आ गए। कुछ दूर तक वह आदमी भी हमारे साथ आया था, फिर वह वापस लौट गया। सड़क पर चलते हुए मैंने एक सिगरेट जलाई और पैकेट राजाध्यक्ष साहब की ओर बढ़ाया। मैं रुककर दोनों हाथों की ओट करके उनके मुंह में दबी सिगरेट को जला ही रहा था कि हिमालय होटल के गेट के पास कमाल गाड़ी लेकर आता दिखा। हम लोग गाड़ी में बैठे और कमाल ने गाड़ी कलीना की ओर मोड़ दी। राजाध्यक्ष साहब को कलीना मार्केट के निकट एक फ्लैट में छोड़कर वापस लौट रहे थे कि कमाल को सहसा जैसे कुछ याद आया। बोला, फ्रांसिस से मिल ले क्या? चलो, मिलेगा क्या इस समय? मैंने कहा, क्योंकि वह प्रायः शाम के बाद ही घर से निकलता था। कमाल ने जवाब दिए बिना तेजी से गाड़ी वापस घुमाई और उसी दिशा में आगे मेन रोड पर डाल दी। थोड़ी ही देर बाद हम फ्रांसिस के कमरे के सामने थे। फ्रांसिस एक चाल में रहता था जो मुख्य सड़क से लंबवत थी। फ्रांसिस का कमरा चाल के उस दूसरे सिरे पर था जो सड़क से दूर था। कमाल ने कार की डिग्गी से एक छोटा सा थैला निकाला और उसे बगल में दबाकर गाड़ी को वहीं छोड़ फ्रांसिस के कमरे की ओर बढ़ा। फ्रांसिस घर पर ही मिल गया। कमाल के हाथ के थैले की ओर देखते हुए उसने मुझे नमस्कार किया और दोनों की अगवानी करता हुआ भीतर की ओर आगे आगे चलने लगा। कमाल ने थैला फ्रांसिस की पत्नी को सौंप दिया, जो हम लोगों की आहट पाकर अभी अभी भीतर रसोई से निकलकर कमरे में आई थी। फ्रांसिस की एक बहन थी, कमरे में ही थी और एक टूटे हुए दीवान पर अधलेटी दीवार में लगा केबल टीवी देख रही थी। फ्रांसिस की ये बहन कद में काफी छोटी और लगभग 26-27 वर्ष की हो जाने पर भी उसकी शादी अब तक नहीं हो पाई थी। यह लड़की मानसिक रूप से सामान्य नहीं थी। उसकी दृष्टि में भी थोड़ा ढीलापन था। वह हम लोगों को देखकर भी हिली नहीं। उसी तरह स्कर्ट पहने पैर फैलाकर लेटी रही। फ्रांसिस की पत्नी कमाल के लिए थैले को भीतर रखकर लौटी और दीवान के पास जाकर फ्रांसिस की बहन के नज़दीक बैठ गई। फ्रांसिस की पत्नी ने ऐसा जानबूझकर किया था क्योंकि फ्रांसिस की वह विकलांग बहन कुछ इस तरह से लेटी थी कि उसकी स्कर्ट से उसकी जांघें काफ़ी ऊपर तक दिखाई दे रही थी, बल्कि एक टांग पर तो उसका अंडरवियर तक नज़र आ रहा था। फ्रांसिस की पत्नी ने वहां बैठकर न केवल ओट कर दी, बल्कि दुलार से उसके पैर पर हाथ फेरने के बहाने उसकी स्कर्ट भी सरका कर नीचे कर दी। फ्रांसिस की पत्नी एकाएक बोली, भैया, आम तो बहुत अच्छे हैं, अचार बनाऊंगी मैं। हाँ, मैं सारे यही ले आया। कमाल बोला, आपका अचार बहुत टेस्टी होता है। फिर कमाल मेरी ओर मुखातिब हुआ, बोला, तुम्हारे घर के नज़दीक LIC कॉलोनी के पेड़ों के आम हैं। परसों रात को वहाँ से लौटते हुए कार की छत पर चढ़कर मैंने तोड़े थे। मैं चौंक गया। मेरा ध्यान घर के नज़दीक की सड़क पर लगे उस बोर्ड पर चला गया जिसे मैं आते जाते देखा करता था। उस पर लिखा था, आम तोड़ना मना है। कमाल कह रहा था, मौसम में कौन छोड़ता है, सब तोड़ते हैं आम। और फ्रांसिस की पत्नी फ्रांसिस की बहन को दुलार से फिर
सहला रही थी। फ्रांसिस की पत्नी हम लोगों के लिए कोकम शरबत बनाने के लिए भीतर चली गई। तभी कमाल और फ्रांसिस ने कुछ फुसर फुसर शुरू हो गई। फ्रांसिस जल्दी जल्दी कमाल को कुछ बता रहा था।